बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है, जो कि पहली दोनों वेव से ज़्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, 6 फुट की दूरी है, बार-बार सैनिटाइजर, साबुन पानी से हाथ धोना या गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना, तो खुदारा उसको अडॉप्ट कीजिए। बिकॉज़ इंडिया की सिचुएशन बड़ी वर्स है और इस मास्क को पहन लें एज़ कम्पेयर टू आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े। तो अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय Xeltrix Pharmaceutical, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स, दैट इज यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। दे आर सर्विंग दोज सफरिंग स्टूडेंट इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन पेरेंटहुड। पेरेंटिंग बड़े दिल के करीब है मेरा ये जो टॉपिक है। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से 20 प्रोग्राम हो चुके हैं और जब भी प्रोग्राम इसके ऊपर बात होती है किसी भी एक्सपर्ट से, तो दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम होने चाहिए। बिकॉज सोसाइटी में जब हम चीज़ों को देखते हैं कि लोग अपने बच्चों की परवरिश को लेके परेशान हैं, तो उस पर दिल करता है कि इस टॉपिक को मज़ीद अनफोल्ड किया जाए। तो आज इसको हम अनफोल्ड करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ है, कौन कौन सी पेरेंटिंग अच्छी होती है, बैड होती है, क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या वीकनेसेस होंगी, क्या स्ट्रेंथ होंगी और कौन कौन से मॉड्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए हम अपने बच्चों के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आज के टॉपिक को अनफोल्ड करने जा रही है। शी इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टीच, जो कि लर्निंग डायमेंशन है और ये इंगेज करते हैं ट्रेनिंग इन टीचर्स एंड मैनेजमेंट टीम्स, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल और डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और इनका जो फॉरम है पेरेंटहुड, जो आज के टॉपिक से मिलता जुलता है, ये एक जर्नी है टू प्रोवाइड एक्सेस टू एक्टिव सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग सो दैट फैमिली कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सके सोसाइटी में। बिकॉज फैमिली बेहतर कंडीशन में होगी तो वो सोसाइटी में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर पाएगी। वेलकम करते हैं हमारी ऑनरेबल गेस्ट कमल फवाद को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया कमल आपका ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम यासिर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमल, आपका तो माशाल्लाह से ये जर्नी भी है पेरेंटहुड जो है, तो इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करें कि सबसे पहले ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। पेरेंटहुड की जर्नी अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली ये तो स्टार्ट हुई व्हेन आई बिकेम अ पेरेंट। और जिस तरह से इस जर्नी को अनफोल्ड करती गई मैं धीरे धीरे धीरे, तो आई हैव रियलाइज्ड कि जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बस कर करके सीख रहे हैं। बिकॉज देयर इज़ नो फोरम, देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म इन आवर सोसाइटी जहाँ पर हम पेरेंटिंग सीख सकें। एक्चुअली ये बहुत वियर्ड सा एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि जी अच्छा, माँ बाप बनना भी कोई सीखता है और पेरेंटिंग भी कोई सीखने की चीज़ है। इसलिए इस तरह के भाई जैसे हमारी दादी करती थी वैसे हम करेंगे, जैसे हमारी अम्मी ने किया वैसे हम करेंगे, इसी तरह का एक रुझान हमारे जहनों में होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी पेरेंटिंग की जर्नी में आगे बढ़ती गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले उतने अच्छे से नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे कर करके मैंने सीखी। और अगर वो मुझे पहले से पता होती तो शायद जो मेरी पहली बेटी है उसके ऊपर तसल्लुम सितम ना होता। तो फिर इस चीज़ को जो ज़्यादा और इन्फोर्स किया वो ये कि जाहिर है बीइंग इन एजुकेशन सेक्टर हम बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ डील कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी इस बात का रिफ्लेक्शन नज़र आया कि पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और उसका इम्पैक्ट उनकी स्टडीज़ पे भी आ रहा है, उनकी ग्रोथ पे भी आ रहा है, उनकी फ्यूचर पे भी आ रहा है, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी आ रहा है। तो इसलिए इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत महसूस हुई और मैंने काफ़ी टाइम से सोचते हुए कि इसके ऊपर कोई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। वन ऑन वन काउंसलिंग तो मेरी हो रही थी बट कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। और कोविड के दौरान मुझे इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ, तो लास्ट ईयर कोविड के दौरान ही आई हैव लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेरेंटहुड, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के साथ बातचीत करें, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डील करें जो हमसे अप्रोच करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करें। नॉट ओनली पेरेंट्स बट स्टूडेंट्स एज वेल। बच्चे भी हमारे साथ आते हैं, बच्चों को भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। वी हैव एक्सपर्ट्स पैनल विद अस, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो कि उन मामला को उस तरह से देखते हैं।
तो हम वन ऑन वन काउंसलिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, छोटे बहुत वर्कशॉप्स या ऑनलाइन सेशंस के जिसके साथ हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो इट इज़ जस्ट अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई सेल्फ टुवर्ड्स द सोसाइटी, बिकॉज एक अच्छा ख़ानदान ही एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। तो प्रॉबेबली ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। वाह वाह। अच्छा कमल, इसकी इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं कि ये पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस या इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, तो थोड़ा सा अगर हम सोसाइटी पे नज़र डालें तो सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं कि जी शादियाँ होंगी तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, शादियाँ होंगी तो जैसे हमने ट्रीट किया है बच्चे वैसा ही ट्रीट कर रहे हों। इस क्लीशे को कैसे तोड़ा जाए, इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह, हम क्या रोज़ का रोज़ अवेयरनेस सेशन करें या किस तरह लोग कैसे समझेंगे? देखिए बात वही है कि ये तो सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत शदीद ज़रूरत है, और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी इस बात की है कि कोई ऊपर से उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन कराए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खुद से रिफ्लेक्ट करते हैं या खुद से अपनी चीज़ों को देखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटिंग पे बात करें, बच्चों के मसाइल पे, पेरेंट्स के मसाइल पे बात करें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो एक हमारा एक माइंडसेट है कि जी शादियां कर दो तो लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये हमें सोचने की बहुत शदीद ज़रूरत है, बिकॉज जब एक ऐसा लड़का या लड़की जो कि जब पेरेंट बनता है, जो कि खुद अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सका है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, सो मैनी इश्यूज, तो अगर वो अपने इश्यूज के साथ खुद रिजॉल्व नहीं कर सका है तो डेफिनेटली वो आगे जाकर एज अ पेरेंट भी बेहतर किरदार अदा नहीं कर सकता। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एक अच्छे परवरिश के साथ जो है वो बच्चे को बड़ा किया जाए ताकि वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। देर आर सो मैनी ट्रॉमाज इन द लाइफ, देर आर सो मैनी इश्यूज, चाइल्डहुड इश्यूज, पढ़ाई के इश्यूज, फिर पेरेंटिंग के वही अपने सारे मसाइल। तो जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते कि हम उनको रिजॉल्व कर सकें अपने एंड पर, हम पेरेंट भी उसी तरह के बनते हैं फिर, और फिर वो हमारा जो हमारे जो सारे कंसर्न्स हैं वो हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये फिनोमेना जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हमारा है, जो कि ये कहता था कि जी सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो सुधर जाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। जिम्मेदारी आके सुधर जाना, प्रॉबेबली जिम्मेदारी आए तो वो कामकाज करने लग जाएं, प्रॉबेबली जिम्मेदारी आए तो वो कुछ अपनी चीज़ों को समझने लगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बचपन के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, वो अगर रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जो कि अंदर ही अंदर किसी इंसान के अंदर होते हैं, तो वो इम्पैक्ट डालते हैं उसके पेरेंटिंग स्टाइल पे और उनके बच्चों के ऊपर, उनकी फैमिली पे। ब्यूटीफुल। अच्छा आपने बात की कि पेरेंटिंग सीखनी ज़रूरी है, तो ये पेरेंट्स कोचिंग जो है ये बेसिकली है क्या, और किस तरह लोग इसकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज अभी लोग शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल, देखें हमारी सोसाइटी में तो ये रिवाज नहीं है, बट दुनिया भर में पेरेंटल कोचिंग जो है वो होती है। इवन बिफोर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड माँ बाप की जो है वो कोचिंग होती है। बड़ी खूबसूरत बात की कमल आपने कि वो जो परसीव करने से पहले का टाइम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और हमारा जो एक माइंड है कि जी बच्चा तो अभी छोटा है, ऐसा नहीं है। बच्चा पैदा होने से पहले भी हर चीज़ महसूस करता है और दुनिया में आँख खोलते ही हर चीज़ को महसूस करना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पहले से ही, हमारे यहाँ वो रवाज नहीं है कि माँ बाप जो है वो पहले इस तरह की कोई काउंसलर के पास जाएं या कोच के पास जाएं, या इस तरह की उनकी कोई ट्रेनिंग हो, या इस तरह की उनके साथ कोई बातचीत करने वाला हो, तो पहले भी वो नहीं होता और बाद में भी उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। चलो इवन आप बाद में कर लें, तो वो बाद पे भी उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पेरेंटिंग की बेसिकली हमारे यहाँ एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, बट देयर आर नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो कि बात जो है वो फैमिली साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जिनके पास नॉट साइकेट्रिस्ट बट साइकोलॉजिस्ट, जिनके पास आप जाते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इशू हो तो आप जाएं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहले भी जाकर उन सारी बातों को डील कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं कि जी
क्योंकि हम इर्द गिर्द में देख रहे होते हैं, बच्चों के टैंट्रम्स भी देख रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द में लोगों को उनको डील करते हुए भी देख रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को क्यों ना एड्रेस कर लिया जाए किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे आते जाएं हम उनको एड्रेस करें। यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बेसिक आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स तो ज़रूर हैं, बट डेफिनेटली हर बच्चा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो वो एक फ्रेम आपको दे दिया जाएगा वो आपके ही हर बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है और उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो डील किया जाता है। जैसे कमल ने एक ऐनक पहनी हुई है ना, इसका लेंस डिफरेंट है, तो हर बंदे का लेंस डिफरेंट है, हर बंदे का कॉलर डिफरेंट है, तो हर एक को एक स्टिक से आप एक स्टिक यार्ड से नहीं चला सकते। बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, लास्ट मंथ में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में इन्वाइटेड था, एक नेशनल करिकुलम कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें बड़ी एक चीज़, एक अच्छी सजेशन प्रोवेल हुई कि जो पेरेंटिंग है इसको, जो मास्टर्स क्लासेज है ना, उसका पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे शादी करके पेरेंटिंग की तरफ जाएं तो व्हाई नॉट। आज के बच्चे तो बहुत कुछ पहले से जानते हैं, तो व्हाई नॉट उनको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए उनकी चीजों को, और उनको ये चीजें पहले से बताई जाए, सिखाई जाए। व्हाट डू यू से अबाउट इट? बिल्कुल, ये देखें, ये बात बिल्कुल सजेशन बहुत वैलिड है, बहुत नेसेसरी है, और इसको अगर हमारी पढ़ाई के हिस्सा होना चाहिए। और अगर उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि अगर हम बेसिक साइकोलॉजी और बेसिक चीज़ें जो हमारे उसकी हैं, नॉट इन डेप्थ बट हाउ टू रेगुलेट आवर इमोशंस, किस तरह से वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी अगर हमारे करिकुलम का हिस्सा होती हैं कि जिसके अंदर हमारे बच्चे को उसके इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर काम किया जाए, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एक बाकायदा एक कोर्स भी इस तरह का लॉन्च करें। अगर साथ ही साथ सिंस ही इज़ एंटर्ड इन द स्कूल और उसकी पढ़ाई शुरू होती है, तो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी साथ के साथ अपलिफ्ट किया जाए। हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली और हमारे घरों में भी अनफॉर्चुनेटली हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सारा ध्यान आईक्यू पर है, रट्टा लगा के अच्छे से नंबर्स लेकर आ जाए बच्चा, हम उस पर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो इमोशनली कितना स्टेबल है, वो अपनी बात कह सकता है, वो अपनी बात, अपने किए को एक्सेप्ट कर सकता है, वेदर सक्सेस और फेलियर, उसे सेलिब्रेट करना आता है। जब तक ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं होंगी, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी, बिकॉज इमोशंस हर वक्त हमारे साथ हैं, सोते जागते हर वक्त हमारे साथ हैं, तो अगर इनको रेगुलेट करने के लिए हम अपने पास से एफर्ट नहीं करते, तो फिर आगे जाके चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वो कुछ भी हो, चाहे वाइफ हो, वो हर रिश्ते में फेल होगा। मुझे ना आपकी बातों से ना बानो कुदसिया की खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को ना खराब कर दिया, तो उनसे एंकर ने पूछा कि किस तरह। उसने कहा हमने अपने बच्चों को ना फेल होना सिखाया, ना हमने अपने बच्चों को नुकसान करना सिखाया, ना हमने बच्चों को कि अगर वो डिग्री नहीं अचीव कर पाते तो वो क्या करेंगे, ना हम अपने बच्चे अगर वो घर खराब हो जाता है, टूट जाता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, बंदा दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से फिर क्या करेंगे। वही वाली बात आपने बड़ी खूबसूरत की, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है वो शादी में उसको इस्तेमाल करें, ये डेली लाइफ की उनके पैसेजेस हैं। जबरदस्त, क्योंकि बिल्कुल बात है सही जी। जबरदस्त। अच्छा, आप थोड़ा सा आ जाते हैं पेरेंटिंग के जो मोड्स चल रहे हैं सोसाइटी में, एक गुड है एक बैड है, तो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि पहले बैड क्या है और फिर गुड बताते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी गुड और बैड पेरेंटिंग क्या है। बेसिकली देखें, गुड और बैड की एक जो आउटलाइन है वो तो ये है, कुछ नॉर्म्स हैं जो कि ज़ाहिर है हम कहते हैं कि जी बैड पेरेंटिंग वो होगी जिसमें आप बच्चे को मारे पीटेंगे, जिसमें आप उनके ऊपर हार्श होंगे, या जिनके ऊपर आप उनको इमोशनली अब्यूज़ कर रहे होंगे, वो बैड पेरेंटिंग में आता है, या फिजिकली अब्यूज़ कर रहे होंगे, वो बैड पेरेंटिंग में आता है। और गुड पेरेंटिंग ये है कि जिसमें हम बच्चे को नर्चर कर रहे होंगे, जिसमें हम बच्चे को के इमोशंस को नर्चर कर रहे होंगे, जिसमें हम बच्चे की इंटेलिजेंस को नर्चर कर रहे होंगे, जिसमें हम बच्चों के आइडियाज़ को नर्चर कर रहे होंगे, तो वो गुड पेरेंटिंग में आ जाती है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छे माँ बाप या बुरे माँ बाप, एक्चुअली माँ बाप अच्छे या बुरे नहीं होते, हर वालिदैन,
बिल्कुल, देखिए माँ बाप अच्छे बुरे नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेहतर ही सोच के जो भी स्टेप लेता है। अगर कोई माँ बाप बच्चे को मार पीट रहे हैं तो उनके जहन में ये है कि जी मारने पीटने से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो वो माँ बाप बुरे नहीं है, एक्चुअली उनको वो आई वुड से कि उनको वो आइडियाज नहीं मालूम, उनको वो स्ट्रैटेजीज नहीं पता, उन्होंने अपनी सराउंडिंग में यही सब देखा है और वो यही सब देखकर जो है वो समझते हैं कि जी ये बेहतर है। अपने ऊपर भी उनके साथ यही हुआ, जी हम तो इतने अच्छे हुए मारने पीटने के बाद। और मैं ये बात बिल्कुल इस तरह से कहूंगी बिकॉज इर्द में जो आप देखते हैं, आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, जो कि मेरी बड़ी वाली बेटी है, उससे अगर कभी कोई बात हो तो ये कहती सारा जुल्म आपने मुझ पर ही कर दिया है। तो और शायद उसको जब मैंने रियलाइज किया और उसको मैंने जब रिफ्लेक्ट किया अपने आप को, तो मैंने ये देखा कि हम ये चाहते हैं स्पेशली अपने बड़े बच्चे से कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि उसके पीछे सारे बच्चे चलेंगे। हाँ, तो उसके पीछे सारे बच्चे चलेंगे, वो जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन होंगे। सोसाइटी में अगर वो कोई गलत चीज करते हैं तो जी हाँ पेरेंट्स ने क्या सिखाया, तो सारा फोकस जो है ना वो बड़े बच्चे के ऊपर हमारा होता है कि जी इसको सही कर दें तो बाकी सब सही चलेंगे। और उस चक्कर में कि इसको सही कर दें में हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि उस बच्चे के लिए ठीक नहीं होती अनकॉन्शियसली। तो पेरेंट्स बुरे या अच्छे नहीं होते, हाँ कुछ चीजें वो अनइंटेंशनली ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों के ऊपर अच्छे या बुरे इम्पैक्ट आते हैं। तो जो गुड पेरेंटिंग या बैड पेरेंटिंग की बात है वो यही है कि जी बच्चों को इमोशनली स्टेबल करना, उनको फिजिकली स्टेबल करना, उनके इंटेलेक्चुअली स्टेबल करना। अगर हम वो नहीं कर पाते तो वो हमारी बैड पेरेंटिंग में आता है। हमारे साथ आमना बकूर है, प्रोग्राम एक्नॉलेज कर रही है, माजिद खान है वेलकम कर रही हैं, और साथ के साथ फरूक हैं जो कि माइंड साइंटिस्ट हैं। वो कह रही हैं सबसे पहले बात तो की उन्होंने कि जो इमोशंस हैं ये तो पढ़ाए ही नहीं जाते ना हमारे स्कूलों में नहीं, फरूक साहब कॉलेज में भी नहीं पढ़ाए जाते, यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाए जाते, और जिंदगी की दरसगाह में भी नहीं पढ़ाए जाते, सिखाए हमारे घरों में भी नहीं पढ़ाए जाते, घरों में भी नहीं पढ़ाए जाते। और दूसरा उनका कहना है क्वालिटी ऑफ लाइफ इज क्वालिटी ऑफ इमोशंस, गुड मॉड गुड लाइफ, तो ये इनका कहना है। तो खूबसूरत बात। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चे जो ज्यादा शिकायत आती हैं पेरेंट्स की तरफ से, मेरे पास भी जो मल्टीपल सवाल आए घूम फिर के इसी तरह के आए कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या हम बच्चों से अपनी बात नहीं मनवा पाते, तो वो जो डिसिप्लिन खोया हुआ है वो किस तरह लाया जाए? इसकी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। और एक बात मैं आपको कहूँ, ये बहुत सारे ऐसे मेरे पास जो मसाइल आते हैं मुझसे, जो लोग कहते हैं वो या तो टीनेजर्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं या फिर बात करते हैं जो 8 to 9 ईयर्स के जो बच्चे जो 8-9 साल के हो जाते हैं उनके पेरेंट्स ज़्यादा बात कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो वरना टीनेज पे जाकर और मसाइल आते हैं। तो होता असल में ये है कि हमारा जो शुरू का टाइम है ना, जो अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि बच्चा तो 0 to 7 ईयर्स तक सब कुछ सीख चुका होता है। ये तो प्रूवन है ना थ्रू रिसर्च कि बच्चे की जितनी डेवलपमेंट है उसकी माइंड की, लैंग्वेज की, उसकी जो है वो सारी चीज़ों की, तो बच्चा जो है वो तो डेवलप कर चुका होता है 7 सालों में। उस टाइम पे या तो हम बहुत लीनियंट होते हैं या हम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दोनों सूरतों में जब बच्चा होती है कि हमें शायद पता भी नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हम लीनियंट या स्ट्रिक्ट इसी वजह से होते हैं कि हमें सही स्टाइल पता ही नहीं है बातों को एड्रेस करने का। तो इस वजह से या तो हम बहुत लीनियंट हैं कि नहीं जी बच्चों को मारना पीटना भी नहीं चाहिए, बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए क्योंकि वो बच्चे हैं, वो खराब हो जाएगा, उनका जहन खराब हो जाएगा। तो हम इतने लीनियंट हो जाते हैं उसमें कि हम उनको लिमिट्स नहीं कर पाते, हम उनको ये नहीं बता पाते कि बेटा दिस इज द लिमिट, इसके बाद आपके साथ आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो या तो हम इतने लीनियंट हो जाते हैं या हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चा उस टाइम तक इतना बर्डन ऑफ हो चुका होता है, इतना जो है वो स्ट्रेस्ड हो चुका होता है कि जब वो बाहर निकलना शुरू होता है वो हमारे हाथ से बिल्कुल बाहर जा चुका होता है। तो एक्चुअली हमें शुरू से ये समझने की जरूरत है कि बच्चा एक इंडिविजुअल है जिसकी अपनी पसंद है, जिसकी अपनी नापसंद है, जिसको कुछ अच्छा लगता है, जिसको कुछ बुरा भी लगता है। बच्चों के हक में भी बात की प्लीज।
बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उसको अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से क्यों चलाना चाहते हैं? ब्यूटीफुल। तो वो हम उसको चीजें जो हम अपनी, नहीं कर पाए होते, वो हम कहते हैं हम अपने बच्चों के अंदर देख रहे वो होते हम अपने बच्चों के अंदर देख रहे होते हैं। तो मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो चीजें हम अचीव नहीं कर सके, या वो चीजें जो हमें लगता है हमें बहुत अच्छी थी, वो दोनों चीजें हम उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, बगैर ये सोचे कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। तो ऐसे में यही होता है। मेरे पास एग्जाम्पल थी, वन ऑफ माय क्लाइंट, हैं। जी और उनका बच्चा जो है वो नॉट मोर देन 4 years, बहुत छोटा था, 4 साल का। हम तो 8 साल और ऊपर की बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर आपको 4 साल की एग्जाम्पल दे रही हूँ। And that lady was so annoyed and so depressed कि मेरा बच्चा जो है वो कहीं भी महफिल में खड़े होकर मुझको हाथ मारता है, टैंट्रम दिखाता है और मुझको हाथ मारता है, मुझे मारता है जब मैं उसको मना करूं किसी बात की। तो एक सिंपल सी बात ये है कि जब उन्होंने मुझसे बात की, तो जब मेरे साथ उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैंने उनसे ये बात, जब मल्टीपल, मैं तो गेस कर रही थी कि क्या हो रहा है, बट आई वुड लाइक कि जी वो रियलाइज करें कि मसला कहाँ पर हुआ। तो जब हमने क्वेश्चनिंग की, एक दूसरे के साथ डिस्कशन की, तो जी बात तो वही सामने आई ना कि आप एक बार बच्चे को किसी चीज से रोकते हैं, रोकने के बाद आप उनको रोकते हैं, सिंपली डांटते डपटते नहीं, बल्कि आप मारते पीटते हैं। और मारते पीटने के बाद 2 मिनट के बाद आप बच्चे को जाकर टॉफी देते हैं, उसको मनाते हैं, उसको तोहफे लाकर देते हैं, उसे अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। अपोलोजाइज करें, बिल्कुल करें। अपोलोजाइज करने का तरीका है, आप अपोलोजाइज करें अगर आपने कोई टेंट्रम शो किया है, लेकिन अगर आप अननेसेसरीली बच्चे को मारते पीट देते हैं छोटी सी बात पे, और फिर आपको गिल्टी फील होता है, और तब आप जाकर अपोलोजाइज करते हैं, तो बच्चा समझता है कि जी ये गलत है एंड आई एम राइट। यस, ब्यूटीफुल। फिर जब वो पहली दफा आपके ऊपर हाथ उसने उठाया था और हल्के से हंसी मजाक में उठाया था, तो उस वक्त आपने उसको हाँ 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 करके इग्नोर कर दिया, और नहीं बेटा ऐसे नहीं। दैट वाज द टाइम जब आपको उसको पहले ही स्टेप पे कहना था कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये किसी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ये अलाउ नहीं है। नॉट ऑन मी, नॉट ऑन एनीवन एल्स, नॉट इवन ऑन योर सिबलिंग्स। तो जब आप उस चीज को उसी वक्त खत्म नहीं करते, तो वो चीज बढ़ती बढ़ती चली जाती है। तो डिसिप्लिन का मकसद ये होता है कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना, बच्चे की बात को सुनना बहुत जरूरी है। वो ये बात क्यों कह रहा है, समटाइम्स बच्चे टेंशन दिखाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अस कि हम उनको वक्त नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे। तो कोर अगर हम जरा सा उसको असेस करना शुरू करेंगे ना, बच्चों के टेंट्रम्स को, या बच्चों की बदतमीजी को, या बच्चों के रोने पीटने को, तो कहीं ना कहीं बड़ी खूबसूरत बात की। अगर आप कमल नीचे देखें ना, तो बच्चा जो क्राई कर रहा हो, जिसे किसी भी वजह से मना किया हो, उसको कभी भी उठाएं मत, उसकी हैबिट बन जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो फिर ये पॉलिसी को अडॉप्ट करता है कि यही है, रोने वाली पॉलिसी ही अडॉप्ट होती है, चाहे वो मॉल्स में जाके रोना है, चाहे वो आगे जाके रोना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जब हम सबके सामने रोएंगे, कमल पता ही नहीं लगता। थोड़ा सा लास्ट एक क्वेश्चन रह गया। बच्चे पेरेंट्स फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, वहाँ उनका ये वाला सिचुएशन बन जाती है कि बच्चे मार कुटाई करना शुरू कर देते हैं या ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं महफिलों में। दूसरा बॉसी एटीट्यूड होता है, इतना सख्त एटीट्यूड होता है कि फादर मदर कमरे में एंटर हुए, बच्चे गायब, टीवी बंद, दुकानें बंद। इस मिडिल में कैसे अडॉप्ट करें? बिल्कुल मज़े की बात है। इसमें मैं अक्सर अपने क्लाइंट से, अक्सर अपने टॉक्स में ये बात ज़रूर कहती हूँ, और बल्कि मैं यहाँ भी पूछना चाहूँगी कि भाई हम क्या चाहते हैं। हम में से अक्सर पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स भी, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्माबरदार हो, ऐसे ही चाहते हैं फर्माबरदार हो, मगर हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जिम्मेदार हो। मैं ये कहती हूँ, मैं नहीं, हमें बच्चे को फर्माबरदार नहीं बनाना, हमें बच्चे को जिम्मेदार बनाना है। और फर्माबरदारी और जिम्मेदारी में एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, और वो यही है कि एक जिम्मेदार बच्चा जो है वो
उसको कहने की जरूरत नहीं होगी, उसको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं होगी, उसके अंदर एहसास होगा, उसके अंदर अहमियत होगी, किसी के कहे की, किसी के वक्त की, तो वो ऑटोमेटिकली फर्मा बरदार होगा। जबकि हम जब फर्मा बरदार बच्चे की बात कर रहे होते हैं तो फर्मा बरदार बच्चे के ऊपर हम ये कहते हैं कि जी बेटा ये तुमने काम किया, हाँ जी मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, एक दफा में मेरी बात सुन लेता है। वो एक दफा में कहना क्यों पड़ता है? बच्चे को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसको क्या करना है। और इस चीज को करने के लिए, जो बच्चे के अंदर जिम्मेदारी देने के लिए, हमें बच्चे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, उसके साथ बातचीत करना पड़ती है, उसके साथ गुफ्तगू करना पड़ती है, उसके साथ बातचीत सिर्फ ये नहीं कि बेटा तुमने होमवर्क कर लिया या तुमने स्कूल का काम कर लिया, आज तुम क्या खाओगे या आज स्कूल कैसा रहा, बल्कि उसके साथ जो बातचीत हमें करनी होती है वो सेवरल इश्यूज के ऊपर, अपने घर के इश्यूज के ऊपर, सोसाइटी के इश्यूज के ऊपर, वो क्या समझता है, उसकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। और इस डिस्कशन के दौरान जब हम उसको रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, देखें डिफरेंट एग्जांपल्स देके, डिफरेंट बातें करके, जब उसकी बातें करते हैं, जब वो अपने अंदर से थॉट आउट कर रहा होता है चीज़ों को, तो वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदार होना शुरू होता है चीज़ों को। आप उसको ऑनरशिप देना शुरू कर रहे हैं ना? ओनरशिप देना शुरू कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये पेरेंट्स के लिए इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आजकल बच्चे सोसाइटी में, सोशल मीडिया और बाहर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके सामने बहुत सारी चीज़ें बहुत ओपनली आ रही हैं, जिनसे वो क्या इम्प्रेशन ले रहे हैं ये एक बहुत मैटर करता है। तो हमारे बच्चे के दिल में क्या है, वो किसी चीज़ से क्या इम्प्रेशन ले रहा है, कौन सी बात उसको हर्ट कर रही है या कौन सी बात उसको अम्यूज़ कर रही है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपली अभी जैसे पिछले साल ही की बात है, एक एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, एंड दैट वाज ऑल वायरल इन सोशल मीडिया। तो भी सुसाइड हुआ, लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ें थी। तो व्हाट आई डिड, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय किड्स एंड कुछ और बच्चे भी थे, उनके फ्रेंड्स थे उनके साथ, कि जी वो सुना है बेटा क्या हुआ ये। तो जब उनके साथ बातचीत करना शुरू की तो आपको समझ में आया कि वो बच्चे उस सुसाइड को कैसे देख रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, उसको अच्छा समझ रहे हैं, उसके अंदर से क्या वो पहलू निकाल पा रहे हैं कि व्हाट ही शुड डू एज अ पर्सन, जिसने वो एक्ट किया, कि उसको क्या क्या कर लेना चाहिए था, उसकी फैमिली को उसको कैसे देखना चाहिए था, उसके फ्रेंड्स को कैसे देखना, अगर वो सब हो जाता तो ये ना होता। तो बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। प्लस हमें ये जानने का मौका मिलता है कि बच्चा दिमाग में क्या है और वो इस चीज़ को कैसे परस्यू कर रहा है। वो समझ रहा है कि जी वो बस यही सब कुछ है कि ख़त्म कर दो ज़िंदगी को और यही एंड है, या वो रेजिलेंट है, वो गिरकर सीखना जानता है, वो मसले में से उसके की पॉइंट्स को निकाल के उनको एड्रेस करना चाहता है। अगर वो दूसरे की बात को एड्रेस करने के काबिल है, इसका मतलब वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करके भी एड्रेस कर सकता है उन चीज़ों से। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बच्चों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट से कि फ्रेंडली और बॉसी, बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बच्चों के साथ होनी चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि जी आप आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए, और बॉसी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे उठें और कमरे से चले जाएं और उनकी कोई ना से हो, ना उनकी अपनी चीज़ में, ना किसी और चीज़ पे, कि आप बहुत छोटे हो अभी बात करना नहीं है। बच्चे छोटे नहीं हैं, बच्चे बिल्कुल छोटे नहीं हैं। तो उनको मौका दें बात करने का, उनको मौका दें अपनी चीज़ों को प्रेस करने का। और इसकी एक बहुत पेरेंट्स को मैं इस बात में बहुत अच्छी सी बात बताऊंगी, जो कि प्रैक्टिकली मैंने भी की और जिसका मुझे फ़ायदा मिला, वो ये, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी इसका फ़ायदा मिला है, वो ये कि मैं उनसे कहती हूँ कि देखिए अपने बच्चों के साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन वाली ना कोई एक हॉबी, कोई एक एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं, आप वो भी करना शुरू हो जाए। क्योंकि आपस में बात करने के लिए एक कोई पॉइंट चाहिए ना डिस्कशन का, कि जिसके ऊपर आप डिस्कशन को जनरेट करेंगे। तो जो हॉबीज बच्चों की हैं, आप उनको अपनाना शुरू कर दें। अगर मैं कहूँ कि जैसे उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, ताकि आप म्यूचुअली बैठकर बात निकाल सकें, स्टार्ट कर सकें। तो अगर मैं कहूँ कि मैं फेसबुक मैंने बनाया और मैंने फेसबुक स्टार्ट किया जब मेरी बड़ी बेटी जो है उसको फेसबुक का शौक हुआ, तो मैंने
तो क्या हुआ कि फेसबुक पे साथ बैठना, उसके बारे में पूछना, अच्छा भाई तुम मेरी टीचर हो, बताओ ये क्या होता है। तो इससे एक म्यूचुअल कनेक्शन बना, एक इंटरेस्ट बना, एक डिस्कशन पॉइंट बना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा जरा, और आप जाहिर है पेरेंट को निगाह भी रखनी होती है, तो वो भी एक तरीका होता है। इसी तरह सारे बच्चों के साथ एक हर एक की एक एक जो है ना वो इंटरेस्ट को पकड़ना पड़ता है, ताकि उसके साथ बैठे आप तो उसके इंटरेस्ट की बात करें तो आपकी बात में भी इंटरेस्ट लेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो बड़ी काम आती है अगर हम बच्चों के साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक डिस्कशन और कंसेंसस वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत। कमल जी, आपके पास तो इतनी सारी बातें हैं कि ये जो 20 मिनट का प्रोग्राम 30 मिनट पे चला गया है, तो ये 30 से कहीं 30 हो सकते हैं और ये बातें नहीं खत्म हो सकती। बहुत खूबसूरत, कितने खूबसूरत तरीके से अनफोल्ड किया। और लास्ट वाली जो सजेशन थी कि बच्चों के इंटरेस्ट में और बच्चों की वो जो कुछ खास हैबिट्स हैं उसमें बैठना शुरू कर दें, उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको पता चले कि बच्चों के इश्यूज क्या हैं। क्योंकि बच्चों के जब आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो वो अपने अनकंफर्ट जोन में भी आपको लेकर जाएंगे, जहाँ वो किसी को आने नहीं देते। तो बच्चों के ईयर एंड शोल्डर खुद बने एज कम्पेयर टू बच्चों के ईयर एंड शोल्डर कोई और दे दे, ताकि फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आपका कमल फवाद तहे दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। तो आज हमने पेरेंटिंग को लेके कुछ सोल्यूशन निकाले। आपसे मुलाकात होगी ठीक 4 बजे। रमजान और लैलतुल कद्र की जो फजीलत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।